नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से जुड़े एक बहुत बड़े विवाद की तह तक जाएंगे। एक ऐसा मामला जिसने लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली घटना से। तारीख थी 2 अप्रैल 2026। मालदा जिले में 7 जजों को 9 घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि आम शिक्षक, किसान और दुकानदार थे। वो लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से अचानक गायब हो गया था। ये घटना बताती है कि ये मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी और उनके हक का है। मामला कितना संगीन है, इसका अंदाजा इस पहले नंबर से लगाइए। एक खास प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से 1-2 लाख नहीं, पूरे 61 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 60 लाख और वोटर्स को एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाल दिया गया जिसका नाम था संदिग्ध। यानी राज्य का हर छठा वोटर इस पूरी प्रक्रिया से सीधे सीधे प्रभावित हुआ। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी उथल-पुथल के सेंटर में था एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, और इसके लिए इस्तेमाल किया गया एक सॉफ्टवेयर। इसी प्रक्रिया में ये संदिग्ध वोटर वाली एक नई कैटेगरी बना दी गई, मतलब जिनके रिकॉर्ड में कोई लॉजिकल गड़बड़ी मिली। अब ऐसे लोगों का स्टेटस ना तो कंफर्म्ड था न ही डिलीटेड, वो बस एक तरह से अधर में लटके हुए थे। और किसी को संदिग्ध मानने की वजहें क्या थीं? सुनकर हैरानी होगी। नाम की स्पेलिंग में छोटा मोटा फर्क, जैसे मॉन्डल की जगह वंडल लिखा हो, या फिर माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का अंतर हो। ये सब ऐसी गलतियां हैं जो हमारे सरकारी दस्तावेजों में बहुत आम हैं। और अब सबसे गंभीर आरोप। सोर्स का दावा है कि जिस सॉफ्टवेयर ने ये सब किया उसे 20 साल पुराने वोटर रिकॉर्ड्स को पढ़ने के लिए कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। बिना किसी जांच पड़ताल के उसे सीधे इस्तेमाल में ले लिया गया। इस बात की गंभीरता का अंदाजा आप चुनाव आयोग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी के इस बयान से लगा सकते हैं, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। उन्होंने कहा, हमें कोई अंदाजा नहीं है कि यह सॉफ्टवेयर 95% सटीक था या 60%। इस सॉफ्टवेयर की हालत इतनी खराब थी कि एक बार तो एक तकनीकी खराबी की वजह से पश्चिम बंगाल के सभी यानी पूरे 7 करोड़ वोटर्स को एक साथ संदिग्ध दिखा दिया गया। सोचिए, हालांकि इसे ठीक कर लिया गया, पर यह दिखाता है कि सिस्टम कितना भरोसेमंद था। तो चलिए अब मकसद और नतीजों की बात करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का आधिकारिक लक्ष्य क्या था और क्या वो वाकई हासिल हुआ? देखिए, आधिकारिक तौर पर कहा गया कि इसका मकसद वोटर लिस्ट से अवैध प्रवासियों को हटाना है, लेकिन सोर्स के डेटा एनालिसिस में कुछ और ही कहानी सामने आई। अनमैप्ड वोटर्स यानी जिनका डेटा वेरीफाई नहीं हो पाया, उनकी सबसे ज्यादा संख्या हिंदू शरणार्थी वाले इलाकों में मिली। ये चार्ट देखिए, इससे तस्वीर और साफ हो जाती है। पूरे राज्य का औसत 4.3% था। मुस्लिम बहुल सीटों पर यह दर सिर्फ 0.42% थी। वहीं हिंदू मटुआ शरणार्थी सीटों पर यह औसत 9.47% था। मतलब राज्य के औसत से दुगने से भी ज्यादा। चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो इस एल्गोरिदम की गलती का शिकार हुए। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम थे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। एक कारगिल युद्ध के हीरो, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, एक वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर, राज्य सरकार के 2 मंत्री, बंगाल के नवाब के वंशज, और तो और खुद इस प्रक्रिया को चलाने वाले बूथ लेवल अधिकारी भी। रिटायर्ड जज शाहिदुल्ला मुंशी, जिनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया था, ने कहा, ये अपमानजनक और दर्दनाक था। उनका ये बयान दिखाता है कि अपने ही देश में मताधिकार खोने का दर्द कैसा होता है। लेकिन कहानी में अभी और भी परतें हैं। अब बात करते हैं हेरफेर और पारदर्शिता की कमी के गंभीर आरोपों की। एक तरफ तो लाखों नाम लिस्ट से हटाए जा रहे थे और दूसरी तरफ ये आरोप लगे कि दूसरे राज्यों से लोगों के नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए थोक में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा किए जा रहे थे। हेरफेर के आरोपों को रानीनगर विधानसभा क्षेत्र के इन आंकड़ों से और बल मिलता है। सोर्स के मुताबिक यहां हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटर्स को संदिग्ध मार्क किया गया, जबकि मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 35 से 58% तक पहुंच गया। सोर्स का यह भी दावा है कि जब आखिरी वोटर लिस्ट जारी की गई तो वो ऐसी बड़ी बड़ी PDF फाइलों में थी जिनमें कुछ सर्च नहीं किया जा सकता था और उन पर वाटरमार्क भी था। जाहिर है, इससे किसी के लिए भी स्वतंत्र रूप से डेटा का विश्लेषण करना लगभग नामुमकिन हो गया। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? मौजूदा हालात क्या हैं, अपील का क्या रास्ता है और इस पूरे विवाद से क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं? जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, उनके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है। वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम चेक कर सकते हैं।
अगर नाम नहीं मिलता तो ऑनलाइन ECI नेट पोर्टल पर और ऑफलाइन स्थानीय SDM या DM ऑफिस में अपील दायर कर सकते हैं। इसके बाद नाम वापस जुड़ने के लिए एक ट्रिब्यूनल की सुनवाई का इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोर्स के छपने तक जिन लोगों के नाम काटे गए थे, उन्होंने 2 लाख से ज्यादा अपीलें दायर की थीं, और उन 2 लाख अपीलों में से सुनवाई कितनों की हुई? सिर्फ 2। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। उस वोट का आखिर मतलब ही क्या है, जिसे एक सॉफ्टवेयर की जरा सी गड़बड़ी एक झटके में मिटा सकती है?